एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों के और जातियों के लोगों को संविधान ने समान अधिकार दिए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। उन प्रावधानों के तहत ही आरक्षण या जो सुविधाएं SC ST के लिए बनाई गई हैं वो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। अगर कोई प्रावधान सरकार ने SC ST के हक में बनाया है तो मैं भारत के अन्य सामान्य जाति के लोगों से अपील करूंगा कि साहब ये वो समाज है, इसके बिना आप एक दिन नहीं चल सकते। अगर आपके खेतों में काम ना करें तो आप देश को कृषि प्रधान नहीं बना सकते। अगर आपके घरों में शहरों में काम करना बंद कर दे, अगर आपके शहरों में सफाई बंद करते तो शहर मैं पूछना चाहता हूं, ये आरक्षण आर्थिक आधार पर है ही नहीं जी, ये तो सामाजिक विषमता के जातिगत भेदभाव के आधार पर है जी। तो हम इसको शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस भी इस देश में सुरक्षित नहीं है जी। एक IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है जी, हो जाता नहीं हो जाता जी। तो एक IPS भी सुरक्षित नहीं है, एक IAS भी सुरक्षित नहीं है, एक मिनिस्टर भी सुरक्षित नहीं है, चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है। आरक्षण नहीं है, पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए गलतफहमी दूर करें भारत के लोग। ये आरक्षण जो नौकरियों में है ये तब तक जारी रहेगा जब तक भारत देश के अंदर जातिगत आधार पर भेदभाव ये असमानता का वातावरण देश में रहेगा। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, उसको हर 10 साल बाद सरकार बढ़ाती है, लेकिन जो सरकार की नौकरियों में आरक्षण है वो फॉरएवर है। जब तक भारत में जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक शेड्यूल कास्ट का कोई चीफ जस्टिस बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए। अरे क्या नारायण साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली बार कहा कि शेड्यूल कास्ट का कोई जज है क्या है सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर KG बालाकृष्ण साहब की नियुक्ति वहां संभव हुई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी प्रथम नागरिक होकर के पुष्कर के मंदिर में जाकर के वो अंदर नहीं जा पाते, वो सारी सीढ़ियों पूजा कर लेते। जाति जनजाति संसदीय कल्याण समिति जो कि एक संवैधानिक संस्था है जिसको मिनी पार्लियामेंट के रूप में जाना जाता है। 30 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इसमें होते हैं, 20 लोकसभा के और 10 राज्यसभा के। उसके चेयरमैन डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आज अभिनंदन समारोह था। सभी संगठन जो महासंघ के सदस्य संगठन है जिसमें भारतीय रेल भी है, डिफेंस भी है, बैंक भी है, LIC भी है, GIC भी है, सारे लोग आज भारी संख्या में उपस्थित हुए। BSNL है, सभी लोग आज आए और आने के बाद में सभी लोगों ने उनका अभिनंदन किया। समाज की समस्याओं पर विस्तार से चर्चा हुई और उन्होंने भी अपनी तरफ से यह आश्वासन दिया कि मैं अगर मिनिस्टर बीच में बना था तो मैं उतना काम नहीं कर पाया जितना कि मैं पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन के रूप में कर रहा हूं। तो जो मुद्दे हैं उनके संज्ञान में लाए गए हैं, उन्होंने भी उन मुद्दों को गंभीरता से लिया है और आने वाले दिनों में उन्होंने एक शिष्टमंडल 20 या 25 लोगों का एक शिष्टमंडल के साथ उन्होंने अलग से एक विशेष वार्ता करने का उन्होंने आज हमको कहा है कि मैं चाहता हूं कि आप सबके साथ महासंघ के जो राष्ट्रीय नेतृत्व है उसके साथ में चर्चा करूं समाज के मुद्दों पर और उन सभी मुद्दों को भारत की संसद में प्रधानमंत्री के साथ में उनको उठाया जाए। तो आज की बैठक बहुत सार्थक रही और मैं विशेष रूप से एडिशनल सेक्रेटरी साहब DR शेखर जी जो बहुत ही लंबे समय से पार्लियामेंट्री कमेटी SC ST से चाहे वो डायरेक्टर हैं रहे हों, चाहे वो ज्वाइंट सेक्रेटरी रहे हों, चाहे वो एडिशनल सेक्रेटरी हैं, वो हमेशा जुड़े रहे हैं और वो लोगों की 24 घंटे लोगों के दुख में सुख में साथ खड़े होते हैं। तो मैं आज दोनों ही हस्ती जो हमारे दफ्तर में आई और एक अर्गल साहब जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, अशोक अर्गल जी, काफी लंबे समय तक वो मुरैना से लोकसभा के सांसद रहे हैं, तो आज उनका भी आगमन हुआ। तो ये हमारे लिए, हमारे समाज के लिए बहुत ही, मैं कहूंगा कि बहुत ही खुशी के क्षण थे और हमारे सब लोग इस अवसर पर, हमारे BSNL के जो राष्ट्रीय प्रधान महासचिव हैं और हमारे संगठन के अतिरिक्त प्रधान महासचिव हैं हमारे ND राम साहब, उनका भी मुझे उस समय बड़ा मैं गदगद हो गया कि उस समय जब पार्लियामेंट्री कमेटी के चेयरमैन ने केक अपने हाथ से ND राम साहब को खिलाया तो हमें लगा कि हमारे साथी जो काम कर रहे हैं बाबा साहब के मिशन के लिए, उनके लिए सम्मान बाबा साहब अपने आप भेज देते हैं। तो हम सब के लिए वो गौरव के क्षण थे। तो मैं ये इस मौके पर यही कहूंगा कि आज डॉक्टर फग्गन सिंह कुलस्ते जी का आगमन, एडिशनल सेक्रेटरी पार्लियामेंट्री कमेटी SC ST DR शेखर साहब का आगमन, अर्गल साहब का आगमन और हमारे समाज के सभी संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय महासचिवों का यहाँ पर एक, मैं कहूंगा कि पूरा एक समावेश होना, पूरा एक, मैं कहूंगा कि आज जो हम लोग सारे मिले उसका नतीजा यह है कि आने वाले दिनों में समाज के सम्मुख जो आज समस्याएं पैदा हो गई हैं, जो चुनौतियां पैदा हो गई, उन सबको मिलकर, हम सब मिलकर के उन चुनौतियों को न केवल उनका सामना करेंगे बल्कि उनका समाधान कराने का संभव प्रयास करेंगे।
आज एक मन से एक बात भी उठी कि जो SC/ST जो संगठन है उनको अलग अलग करने की जो कोशिश की जा रही है उसको लेकर भी सवाल उठे, उस पर क्या कुछ चर्चा हुई? देखिए, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब के चेयरमैन जिनका नाम अंतार सिंह है और एक मिस्टर हुसैन है जो आयोग के मेंबर हैं, ST आयोग के, ये लोग हैं मिलकर के, हालांकि उसमें 2 मेंबर और भी हैं, वो लोग मैडम है और दूसरे हमारे समझे नहीं बात था वो नॉर्थ ईस्ट के चकमा साहब हैं, वो लोग नहीं उसमें कुछ ज्यादा, बट चेयरमैन और जो हमारे हुसैन साहब हैं वो बहुत ज्यादा रुचि ले रहे हैं, प्रबंधन को बुलाते हैं, उन पर दबाव बनाते हैं, स्ट्रक्चर पास करते हैं, जबकि काम ST आयोग का नहीं है। मैं आपके टीवी चैनलों के माध्यम से ST आयोग के चेयरमैन साहब और मैं अंतार सिंह जी को कहना चाहता हूँ, ये काम सर आपका नहीं है, आप समाज को बांटने का काम कर रहे हैं। चेयरमैन आप 2 साल हो गए आपके, 1 साल बाद चले जाओगे, आम आदमी हो जाओगे, फिर इसी आयोग में आप भी चक्कर काटोगे, अगर आपकी कोई सुनवाई नहीं होगी। आप परमानेंट चेयरमैन नहीं अंतार सिंह जी, आपको 1 साल बचा आपका, 2 साल आपके पूरे हो चुके हैं, आप क्यों ऐसा काम करके जाते हो? समाज आपको हमेशा याद करे, एक बुरे रूप में आपको याद करे कि भाई एक चेयरमैन आया था वो SC/ST समाज को दोस्तों बांट गया। समाज को इकट्ठा करिए, एकजुट करिए, ये रिकमेंडेशन करना आपका काम नहीं है। ST कम्युनिटी की जो रिजर्वेशन नहीं भरी जा रही है उसके लिए रिकमेंडेशन दीजिए, आप लोगों को दस्तक दिलाने का रिकमेंडेशन दीजिए, बेटियों के साथ जो बलात्कार हो रहे हैं उसके लिए आप दोषियों को सजा दिलाने के लिए आप पहल करिए। आप SC और ST समाज को बांटने का काम कर रहे हैं मिस्टर हुसैन, ऑनरेबल मेंबर नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, और अंतार सिंह नेशनल ST कमीशन के चेयरमैन साहब, मेरी आपसे विनती है समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आप इन चीजों से बाज आए, वरना हमें ST आयोग के सामने लाखों लोगों को ला करके आपके खिलाफ प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होना पड़ेगा, आपके खिलाफ प्रधानमंत्री को पत्राचार करना पड़ेगा, लोकसभा के माध्यम से आपके खिलाफ हमको पत्राचार करने के लिए आप मजबूर ना करें। मैं आपसे बड़ा विनम्र निवेदन करता हूं, आपका काम नहीं है, आपका काम यह है कि आपको संवैधानिक शक्ति दी गई है कि आप ST समाज के हक में जो संवैधानिक प्रावधान बाबा साहब बनाकर गए हैं, जो भारत के संविधान में प्रदत्त प्रावधान है जो ST समाज के लिए हैं, उनको लागू कराने के लिए आप एक इतिहास बनाइए, जिससे कि आपके जाने के बाद साल भर बाद आप चले जाएं, जब आपको याद किया जाए कि ये लोग आए थे ST आयोग के अंदर एक नया इतिहास बनाकर गए। अभी तक आपका इतिहास बन रहा है कि आप SC और ST समाज को बांटने का काम कर रहे हैं, संवैधानिक जो शक्ति आपको दी है राष्ट्रपति ने उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। और मेरा निवेदन है आपके इन रिकमेंडेशन के खिलाफ हमारे संगठनों को हाई कोर्ट में आपके रिकमेंडेशन में स्टे कराने के लिए जाने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। ये समाज आपस में लड़ेगा, दुनिया तमाशा देखेगी, आप रिकमेंड करेंगे, हमारा महासंघ उसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेगा, उसमें स्टे होगा, आपकी भी बेइज्जती होगी, हमारी भी होगी, हमारे समाज की भी होगी, हमारे आयोग की बेइज्जती होगी। कृपया करके ऐसा काम ना करें। आपसे निवेदन है कि आपसे फिर मैं अपील करता हूं इस समाज का एक कार्यकर्ता होने के नाते कि आप संवैधानिक प्रावधानों को लागू कराने के लिए रिकमेंडेशन रोज दें, हम उनका सम्मान करेंगे, स्वागत करेंगे। बल्कि आज के बाद आप ST और SC समाज को बांट करके प्रबंधन को ST एसोसिएशन बनाने की मजबूर ना करें, ना करें, ना करें, क्योंकि ये आयोग का काम नहीं है, नहीं है, नहीं है। और मैं आपको आगाह करना चाहता हूं, ये मैनेजमेंट का काम भी नहीं है ST एसोसिएशन बनाना, ये काम इंडिविजुअल एम्प्लॉइज का है। जो विभाग के लोग हैं वो अपना संगठन खुद बनाते हैं, रजिस्ट्रार सोसाइटी चैरिटी कमीशन में जाते हैं, वहां की रिक्वायरमेंट को पूरा करते हैं, संविधान बनाकर देते हैं, उसके बाद में संगठन रजिस्टर्ड होता है। ये काम मैनेजमेंट का नहीं है, नहीं है, नहीं है। आप गलत काम कर रहे हैं, आप अपने कदम को वापस लीजिए। अगर आप ऐसा करते हैं तो हम आपके इस कदम का स्वागत करेंगे। मेडिकल PG में एक नया संशोधन माननीय सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से आया है और इस देश का एक खास वर्ग बड़ा परेशान है उससे। वो सोशल मीडिया पर छाए हुए हैं कि -40% पे SC/ST के बच्चों का मेडिकल हो जाएगा, अनपढ़ गंवार लोग मेडिकल PG कर जाएंगे, उस पर क्या कह रहे हैं? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। सभी धर्मों के और जातियों के लोगों को संविधान ने समान अधिकार दिए हैं, लेकिन अनुसूचित जाति जनजाति समाज के लोगों के लिए संविधान में विशेष प्रावधान किए गए। उन प्रावधानों के तहत ही ये आरक्षण या जो सुविधाएं SC/ST के लिए बनाई गई हैं वो भारत सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा प्रदान की जाती हैं। अगर कोई प्रावधान सरकार ने SC/ST के हक में बनाया है तो मैं भारत के अन्य सामान्य जाति के लोगों से अपील करूंगा कि साहब ये वो समाज है, इसके बिना आप एक दिन नहीं चल सकते। अगर आपके खेतों में काम ना करें तो आप देश को कृषि प्रधान नहीं बना सकते। अगर आपके घरों में शहरों में काम करना बंद कर दें, अगर आपके शहरों में सफाई बंद करते तो शहर सड़ जाएंगे आपके। ऐसा समाज जो आपके सेवक के रूप में इस देश में काम कर रहा है, उसके अगर हितों के खिलाफ आप जाते हैं और ये समाज अगर बगावत पर आता है, ये समाज भी, इसको हक है संविधान में
ये भी अभिव्यक्ति की आजादी का अगर इस्तेमाल करता है और देश के अंदर कोई भी माहौल खराब होता है तो उसके लिए वो तत्व जिम्मेदार होंगे जो SC/ST समाज के संवैधानिक प्रावधानों का अक्सर विरोध करते रहते हैं। तो मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि वो सब लोग जो ऐसी मानसिकता से जीते हैं उनको अपनी मानसिकता में बदलाव करने की जरूरत है और इस देश के सबसे गरीब तबके, अनुसूचित जाति जनजाति समाज के हक में जो भी संविधान में प्रावधान है, सरकार जो भी प्रावधान बनाती है, सबको खुले मन से उसका आदर करना चाहिए, उसका ऑनर करना चाहिए। तो सब एक चलते चलते एक सवाल हो रहा है कि आप टाई पहनते हैं, कोट पहनते हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलते हैं, आप सक्षम हो गए हैं, तो ये इस अनुसूचित जाति वर्ग का जो एलिट क्लास बन गया है उसको अपना आरक्षण छोड़ देना चाहिए, क्रीमी लेयर में आ जाना चाहिए, ऐसे भी आरोप आपके ऊपर लगते हैं, इस पर क्या कहना है? सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस, हाई कोर्ट मध्य प्रदेश का चीफ जस्टिस, ये वो पद हैं कि अपने आप में इनसे बड़े पद भारत में देखा जाए तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ भी भारत का चीफ जस्टिस दिलवाता है और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जातिगत दुर्भावना के रखते हुए भारत के अंदर जो सामाजिक अव्यवस्था है जाति के आधार पर एक छोटा सा वकील जूता उछाल देता है। मैं पूछना चाहता हूं, ये आरक्षण आर्थिक आधार पर है ही नहीं जी, ये तो सामाजिक विषमता के जातिगत भेदभाव के आधार पर है जी। तो हम इसको शेड्यूल कास्ट का चीफ जस्टिस भी इस देश में सुरक्षित नहीं है जी। एक IPS एडिशनल डायरेक्टर जनरल जो है वो सुसाइड करने के लिए मजबूर हो जाता है जी, हो जाता है नहीं हो जाता है जी। तो एक IPS भी सुरक्षित नहीं है, एक IAS भी सुरक्षित नहीं है, एक मिनिस्टर भी सुरक्षित नहीं है, चीफ जस्टिस भी सुरक्षित नहीं है। तो भाई मेरे, ये जो अभी आपने सवाल किया है आर्थिक आधार, फिर मैं देश के लोगों को कहना चाहता हूं, ये 10 साल के लिए आरक्षण नहीं है, पॉलिटिकल आरक्षण 10 साल के लिए, गलतफहमी दूर करें भारत के लोग। ये आरक्षण जो नौकरियों में है ये तब तक जारी रहेगा जब तक भारत देश के अंदर जातिगत आधार पर भेदभाव, ये असमानता का वातावरण देश में रहेगा। राजनीतिक आरक्षण 10 साल के लिए था, उसको हर 10 साल बाद सरकार बढ़ाती है, लेकिन जो सरकार की नौकरियों में आरक्षण है वो फॉरएवर है। जब तक भारत में जातिगत भेदभाव रहेगा तब तक ये आरक्षण जारी रहेगा। इसलिए शेड्यूल कास्ट का कोई चीफ जस्टिस बन जाए, भारत का राष्ट्रपति बन जाए, अरे क्या नारायण साहब जब राष्ट्रपति बने तो उन्होंने पहली बार कहा कि शेड्यूल कास्ट का कोई जज है क्या है सुप्रीम कोर्ट में, तब जाकर KG बालाकृष्ण साहब की नियुक्ति वहां संभव हुई। भारत के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी प्रथम नागरिक होकर के पुष्कर के मंदिर में जाकर के वो अंदर नहीं जा पाते, वो सारी सीढ़ियों पूजा कर लेते हैं। ऐसा देश है साहब। तो यहां पर ये स्पष्ट होना चाहिए कि चाहे कोई चीफ जस्टिस हो शेड्यूल कास्ट का, चाहे कोई चपरासी हो, भारत की सामाजिक व्यवस्था में दोनों बराबर है और सामाजिक विषमता का वो हमेशा शिकार होते हैं। ऐसी स्थिति में जब तक भारत में सामाजिक विषमता रहेगी तब तक ये आरक्षण शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के प्रावधान जो है वो संविधान में जारी रहने चाहिए और इनसे कोई छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए।